नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान आज भी दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने के लिए परमिशन मांगी। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली करनाल हाईवे पर गन्नौर के पास सड़कों को खोद दिया है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के कारण लगातार दूसरे दिन मेट्रो ट्रेन एनसीआर के शहरों से दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी। हालांकि दिल्ली से एनसीआर जाने वाली ट्रेनें चलती रहेंगी। वहीं बृहस्पतिवार को स्टेशनों के बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी हुई। बाकी उन्हें कृषि कानूनों और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम करने की घोषणा की है, जिसके तहत मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कड़े इंतजाम किए हैं। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। सीएम अमरिंदर सिंह ने बीजेपी की सरकार पर किसानों के खिलाफ हथियार उठाने का आरोप लगाया है। वहीं खट्टर ने कहा है कि कैप्टन किसानों को भड़काकर उनका जीवन खतरे में डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश के सभी किसान डटकर खड़े हैं। किसानों के इस संकट में कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल पॉलिसी सभी राज्यों को भेज दी है, जिसमें पहली बार 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। इस दौरान 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों को कृषि, गार्डनिंग आदि की इंटर्नशिप करवाई जाएगी। सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अगले साल से आईआईटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छात्र अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायपालिका पर होने वाले खर्च पर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों तक न्याय की पहुंच में खर्च सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संकट में भी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित किया है। ये मोदी शनिवार को कोरोना वैक्सीन के निर्माण पर हो रही प्रगति की समीक्षा करने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। बता दें कि कोविड-19 के टीके के लिए एसआईआई ने वैश्विक दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। ये मोदी ने दुनिया भर के वैश्विक निवेशकों को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए न्योता दिया है। पीएम ने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विकास यात्रा तेजी से बढ़ रही है। इसका सालाना $20 अरब कारोबार होने वाला है। दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में हुए बवाल के 20 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। जिस पोस्टर में इन आरोपियों की तस्वीरें हैं उसे राजधानी के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि आरोपियों से जुड़ी सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी को 7,477 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जितने राजमार्ग 60 सालों में बने उतने भाजपा के सिर्फ 6 वर्षों में कार्यकाल में बना दिए गए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल तरीके से सुनवाई के लिए न्यायपालिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में 49 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई बड़ा कदम है। प्रसाद ने कहा कि अदालतें ऐसी संस्था हैं जिस पर लोगों को भरोसा है और विश्वास है। फोन कॉल विवाद के बाद लालू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको निदेशक बंगले से हटाकर अस्पताल के पेइंग वार्ड में वापस भेज दिया गया है। रिम्स के अतिरिक्त निदेशक ने ये जानकारी दी। अब लालू अस्पताल के कमरा संख्या A11 में रहेंगे। भारतीय नेवी का MiG-20 ट्रेनर विमान अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना के बाद एक पायलट मिल गया, जबकि दूसरे को जमीन और आसमान के जरिए ढूंढा जा रहा है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जानकारी भारतीय नौसेना ने दी है। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने काठमांडू में अपने समक्ष नेपाली सचिव भरतराज के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई है। चीन ने सीमा गतिरोध पर 8 दौर की वार्ता के बाद एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। चीनी सेना ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी पर भारत से संवाद जारी रखेगा। उसकी कोशिश दोनों देशों की सेनाओं की वापसी पर रहेगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आज वाराणसी जाएंगे। यहाँ वो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी डोमरी, गंगा घाट समेत अन्य कार्यक्रम स्थलों का मौका मुआयना करेंगे। शाम को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल 2 दिन की यात्रा पर आज कोलंबो जाएंगे। इस दौरान अजित डोभाल भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया सम्मेलन में मालदीव का प्रतिनिधित्व करेंगी।
रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार से राज्यसभा की खाली हुई सीट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 28, 29 और 30 नवंबर को अवकाश के कारण नामांकन नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के ही अनुसार 3 दिसंबर नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस विधायक दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अपना पक्ष रखेंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 93,09,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 1,35,715 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,55,000 है। वहीं अब तक 87,18,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गया है। इनमें से अब तक 14,36,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में एक दिन में 1,81,000 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। उनकी बेटी ने फोन पर बताया है कि उन्हें और उनकी मां महबूबा को घर में नजरबंद कर दिया गया है। दोनों में से किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। दिल्ली एम्स में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो गया है। संस्थान के तंत्रिका विज्ञान केंद्र की प्रमुख समेत 3 अन्य स्वयंसेवकों ने टीके की पहली खुराक ली। इस टीके को ICMR और भारत बायोटेक मिलकर बना रहे हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अहमद पटेल और तरुण गोगोई को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सोनिया गांधी की अगुवाई में ये बैठक डिजिटल तरीके से होगी। इसमें कई बड़े नेताओं के भाग लेने की संभावना है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन के बाद नए कोषाध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। कोषाध्यक्ष के पद के लिए 3 भरोसेमंद और कद्दावर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस पद के लिए सीएम गहलोत, पूर्व सीएम कमलनाथ और KC वेणुगोपाल के नाम सबसे आगे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी देश की यात्रा के दौरान अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के बेहतर करने पर चर्चा की गई। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। ये मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने लोगों से कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान की अपील की है। दिल्ली में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी सुरेश सेठ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली टीकाकरण के लिए तैयार है। अगर अस्पताल के कर्मचारियों और नर्सों को अभियान में शामिल किया गया तो 1 महीने में दिल्ली की समूची आबादी का टीकाकरण हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर जुर्माना वसूली पर केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को नकद जुर्माना वसूलने से बचना चाहिए। साथ ही इसके लिए पोर्टल बनाना चाहिए जहां लोग ऑनलाइन अपना जुर्माना भर सकें। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बिना अनुमति के घुसने के आरोप में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां 1 दिसंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र के पालघर मामले में यहां की विशेष अदालत ने 53 आरोपियों को जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत देने के खिलाफ पुलिस मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है। बता दें कि पालघर में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी थी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्रों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसमें बालिका विद्यालयों को सेंटर बनाने की वरीयता दी गई है। इस बार 19 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 150 से अधिकतम 800 छात्र होंगे। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के लिए रेलवे ने अनुबंध किया है। रेलवे के चेयरमैन ने बताया है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन और LNT लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट किया गया है। LNT दिसंबर में काम शुरू करेगा। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को बिना किसी देरी किसानों से बात करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण किसान सड़क पर हैं। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने की बजाय उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को बड़ा साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन कम करने में दोनों देश मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि 2030 तक भारत में जितनी भी ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी उसमें से 25% सौर ऊर्जा होगी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर DDC चुनावों के घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें 17,000 नौकरियों और औद्योगिक विकास का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करने, स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का वादा भी किया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने यूपी और NDA की केंद्र सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लंबे समय से उपेक्षित किया गया। नेताजी को लापता हुए 75 साल हो गए। लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नेताजी के साथ आखिर हुआ क्या था।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जल संरक्षण और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस समस्या के खिलाफ जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने स्वरोजगार पर ध्यान देने के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुद्रा योजना से देश में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। 2015 में शुरू की गई योजना से देश में 51 लाख नए उद्यमी तैयार हुए। इन्हें अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर्ज सहायता दी जा चुकी है। नोएडा में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है। प्राधिकरण ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह काम शुरू किया है। सीईओ रितु मैसूरी ने कहा है कि सेक्टर 129 में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समीप 500 मीटर लंबी सड़क मॉडल के रूप में बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना के बाद की दुनिया को मंदी से उबरने में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। सरकार शोध और कौशल विकास पर ध्यान दे रही है। ये देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने फिक्की सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों को छोड़कर बाजारों को बंद रखा जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि बंदी और लॉकडाउन में भ्रमित नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी को दी गई अंतरिम जमानत की वजहों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने गोस्वामी को 11 नवंबर को जमानत दी थी। अदालत ने गोस्वामी के अलावा 2 अन्य को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फर्जी जन्मतिथि, पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि दोनों को ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी पेश करने की छूट दी गई है। हरियाणा सीएम खट्टर दहशतगर्द संगठन एसएफजे की रडार पर हैं। इसका इनपुट आईबी ने केंद्र सरकार को दिया है। इस प्रतिबंधित संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा है कि क्या सीएम खट्टर की जान लेने का वारंट जारी किया जाए। भारत के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 29 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 167 रन बना लिए हैं। स्टीव स्मिथ और कप्तान फिंच सिर्फ 4 और 81 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि टी नटराजन को विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।